बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजीज बाय रंजीत कुमार। आज के दिन पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 2 में हम रिसर्च को 3 डिफरेंट फेजेस में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो देयर वर टोटल 8 स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जिसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया था, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 में एक स्टेप था रिसर्च का, फेज़ 2 में 4 स्टेप्स थे और फेज़ 3 में 3 स्टेप्स थे। पहली फेज़ व्हाट को बताती है, दूसरी फेज़ हाउ को बताती है और तीसरी फेज़ एक्चुअली कंडक्टिंग अ रिसर्च को बताती है। सो अभी देखते हैं कि रिसर्च के 8 जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो क्या बनते हैं। सो लेट्स जंप टू दैट। ये आपके सामने जो एक डायग्राम सी नज़र आ रही है, दैट एक्सप्लेन्स द 8 स्टेप्स ऑफ रिसर्च। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपको ये फर्स्ट स्टेप नज़र आ रहा है, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप आपको नज़र आ रहा है कॉन्सेप्चुअलिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, constructing an instrument for data collection. Step number 3, selecting a sample. Step number 4, writing a research proposal. Step number 5, और then हमने डेटा कलेक्शन की बात की थी, दैट वाज 6th स्टेप। देन हमने डेटा एनालिसिस की बात की थी, 7th स्टेप। और देन 8th स्टेप वाज राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये पहला स्टेप व्हाट की फेज में चला गया, दूसरे 4 स्टेप 2, 3, 4 एंड 5 हाउ में चले गए, और देन एक्चुअली डूइंग अ रिसर्च, ये हमारे पास तीसरी फेज बनती हुई नजर आती है। सो अभी के लिए देखते हैं कि ये 8 स्टेप्स क्या हैं जिनके ऊपर देन आगे आपको बुक में चैप्टर बाय चैप्टर भी चीज़ें नज़र आती हैं। चलिए ये देख लेते हैं। जैसे अगर आपको एक छोटी सी गाइडलाइन देते जाते हैं कि स्टेप 1 के ऊपर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 आपको नज़र आते हैं, रिव्यूइंग द लिटरेचर, देन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। देन हम मूव करते हैं कॉन्सेप्चुलाइजिंग रिसर्च डिज़ाइन की तरफ। उसमें रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे, चैप्टर नंबर 7 और 8। सो आप रिसर्च डिज़ाइंस क्या होते हैं एंड देन हाउ टू सेलेक्ट अ स्टडी डिज़ाइन। देन स्टेप नंबर 3 पे आपको नज़र आता है कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, जिसमें चैप्टर नंबर 9 आपको मिलेगा सेलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, चैप्टर नंबर 10 collecting data using attitudinal scales, और चैप्टर नंबर 11 establishing the validity and reliability of a research instrument. Then step 4 is selecting a sample, जिसमें हम sampling designs के ऊपर बात करते हैं, that is chapter number 12. Writing a research proposal, chapter number 3. Then collection of data is related with the chapter number of 14, in which we can discuss the consideration of the ethical issues in collection of data. Then chapter number 15 and 16 is about processing of data and then displaying data. And the last chapter is chapter number 17, that is writing a research report. So that was all about the process of research. So हमें एक चीज़ ये समझ आती है कि हमारा जितने भी आगे वाले लेक्चर्स होंगे वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहे होंगे, they will all be related with one thing, that is any step of research. So अभी ये एक ग्लिम्स में देखते हैं कि ये डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। सो पहला स्टेप है जी हमारा, दैट इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च प्रॉब्लम को जनरली हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि तो वो बेसिक फिनोमेना जिसका हम सोल्यूशन को ढूंढना चाह रहे हैं। सो उनमें से कारण ऑल्सो इज ऑफ व्यू दैट योर बेसिक क्वेश्चन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर रिसर्च प्रॉब्लम। यानी वो सवाल जिसका जवाब ढूंढने के लिए आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, वो किससे रिलेट करता है? वो आपकी बुनियादी रिसर्च प्रॉब्लम होती है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे होते हैं। सो इसी रिसर्च प्रॉब्लम को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं जी? इसके लिए हमारे पास पहला एक मेथड आता है जो हमारा रिलेट करता है
डाटा में लिख गया, सॉरी फॉर दैट। हम बात करने जा रहे थे लिटरेचर की। सो व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू? हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को जब हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हम गूगल कर लेते हैं, और जब गूगल से उसको पढ़ते हैं, एक ऑथर का, दूसरा, तीसरा, पाँचवें, छठे, सातवें ऑथर के बारे में हम पढ़ते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को क्या कहता है, तो हम अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गए हैं। तो लिटरेचर रिव्यू भी हमें यही हेल्प कर रहा होता है कि बुक्स को, आर्टिकल्स को, जब हम जो हमारी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले से मौजूद हैं उसको स्टडी करते हैं, तो हम अपने माइंडसेट को ज़्यादा वास्ट कर सकते हैं। सो वी कैन गेन मोर नॉलेज अबाउट दैट स्पेसिफिक फिनोमिना जिसके लिए हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प करता है कि उस फिनोमिना के बारे में अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। सो ये लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को समझने में। ये प्रॉब्लम जो सी है वो कहीं रिलेट कर रही होती है लोगों से। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी इंडस्ट्री जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट आई विल बी कंसिडरिंग इज़ द रीजंस ऑफ टर्नओवर इन XYZ इंडस्ट्री। तो यही मेरी प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ द टर्नओवर, जिस फिनोमिना को मैं लेकर चलता हूँ। लेकिन टर्नओवर के रीजंस क्या होते हैं ये मुझे कैसे पता लगा? जब मैंने अपने लिटरेचर को ज़्यादा एक्सप्लोर किया कि ये पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए मैं अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकता हूँ। सो लिटरेचर ने आपको हेल्प किया अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। यहाँ से हमें एक और चीज़ क्लियर होती है कि हम लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, प्रॉब्लम को क्लियर करने के बाद किधर आ जाते हैं। हम क्लियर कर सकते हैं अपने लिए मॉडल। मॉडल क्या होता है? दैट इज़ एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी दैट माइट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। चलें जी, ये फर्ज करें हम एक मॉडल बना लेते हैं। ये हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए। टर्नओवर इंटेंशन, उसकी वजह से हम कहते हैं जी हमारी प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, लो मोटिवेशन। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या टर्नओवर की वजह से ये 2 चीज़ें बन रही हैं या नहीं बन रही। मैंने लिटरेचर को क्लैरिफाई किया, प्रॉब्लम को बेहतर समझा, उससे हमने ये वेरिएबल्स बना लिए। ये वेरिएबल कौन सा है जी? इंडिपेंडेंट है। और ये 2 वेरिएबल्स कौन से हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सो मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? यहाँ पर हम ये चीज़ क्लियर करते जाते हैं कि हमने अपने वेरिएबल्स को समझ लिया। कितने हैं जी? 1 + 2, 1 इंडिपेंडेंट है और 2 कितने हैं जी? डिपेंडेंट हैं। तो ये हमें वैसे पता ना चलता अगर हम इस सारी प्रॉब्लम को क्लियर ना कर रहे होते। फिर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप भी हमें पता लग गई कि इधर से इफेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। सो दिस इज हाउ इट सपोर्ट्स अस टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिलेशनशिप। और मज़े की बात कि हम इससे क्या क्रिएट कर सकते हैं? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? एक मफरूज़े को। मफरूज़ा क्या होता है जी? एनी स्टेटमेंट दैट नीड्स टू बी टेस्टिफाइड इज कंसिडर्ड एज हाइपोथेसिस। तो ये जी हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अभी आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकंड स्टेप, दैट इज कंसेप्चुलाइजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होता है जी। रिसर्च डिज़ाइन को हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। रिसर्च डिज़ाइन, और हमने बात की थी कि एक रिसर्च डिज़ाइन इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द स्ट्रैटेजी ऑफ योर रिसर्च। अब ये जो स्ट्रैटेजी ऑफ योर रिसर्च है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने अपने पिछले स्टेप में क्लैरिफाई कर ली। तो जैसी प्रॉब्लम होगी वैसा हमें डिज़ाइन कंडक्ट करना पड़ सकता है। सो हमारे पास देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेज में डिफ़र कर सकते हैं। लाइक नेचुरल साइंसेस में ये डिफ़र करता है, सोशल साइंसेस में ये डिज़ाइंस आपको डिफ़र करते हुए नज़र आते हैं। अभी के लिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हमारा ये किसके हवाले से है जी?
रेफरेंस पीरियड के हवाले से। रेफरेंस पीरियड क्या है कि जी हम जब कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं तो वो कब होगी, डेफिनेटली वो रिसर्च किस में होती है जी, प्रेजेंट में हो रही होती है। और प्रेजेंट में जब हम उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं तो वो या तो ये प्रेजेंट आ गया, या तो वो किसके बारे में होगी, पास्ट के बारे में होगी, या फिर आने वाले के बारे में होगी। जैसे अगर फर्ज करते हैं मैं रिवॉर्ड में कोई तब्दीली लेके आता हूँ तो आपका बिहेवियर क्या चेंज होगा नहीं, तो मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ, फ्यूचर को। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, तो मैं प्रेजेंट में स्टडी कर रहा हूँ लेकिन आई एम डिगिंग द पास्ट। तो ये हमारे पास 3 रिसर्च डिज़ाइंस बना देता है। सो हम इसको उसी अंदाज में लेकर चल सकते हैं। ये क्या बन गया, रेट्रोस्पेक्टिव। ये क्या बन गया जी, प्रोस्पेक्टिव। और अगर एक रिसर्च में हमारी दोनों चीज़ें हैं, यानी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के बारे में हम देख रहे हैं, तो ये तीसरा डिज़ाइन बन गया जी, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। इसी तरह से हमारा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स की बिना पर हो सकता है। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट एक हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो अगर एक हैं तो ये वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी डिज़ाइंस हमारे पास जो बनते हैं वो कहलाते हैं क्रॉस सेक्शनल। अगर एक से ज़्यादा है, जैसे फर्ज करें मैं ट्रेनिंग से पहले आपका लर्निंग चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने एक टाइम आपसे डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये क्या था जी, बिफोर ट्रेनिंग। देन मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग आप पे कंडक्ट की और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं लर्निंग को देखना चाहता हूँ, और ये क्या हो गया जी, आफ्टर। सो ये कौन सा हो गया जी, बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन, जिसमें 2 टाइम मैंने कलेक्ट किया। बेसिकली ये डिज़ाइंस हमें चेंज को मेजर करने में हेल्प करते हैं। और तीसरा क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल हम किसको कह रहे हैं, जब हमें मोर देन 2 टाइम्स डाटा कलेक्ट करना पड़ रहा है अपने रिस्पोंडेंट के साथ अपनी डिफरेंट मीटिंग्स में, उसकी तरफ जाना पड़ता है। सो चलें जी, इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं, और इसी लेक्चर के फेज़ 2 में जब हम बात करेंगे तो फिर हम अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ इंशाल्लाह देखते हैं। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसी लेक्चर का फेज़ 2 उसके ऊपर फिर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफ़िज़।